नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आपका स्वागत है एडवाइस यूथ पर। मेरा पॉडकास्ट जहां मैं अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी लर्निंग शेयर करता हूं ताकि शायद आप लोगों को कुछ सीखने को मिले और शायद मुझे भी आपसे बात करके कुछ सीखने को मिले। टॉपिक चल रहा है एम्बिग्विटी और कैसे एम्बिग्विटी से जो जूनियर लोग हैं जो अभी अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर रहे हैं कैसे वो थोड़ा सा बचते हैं, क्यों बचते हैं, ये पिछले 2 एपिसोड्स में मैंने आपको बताया था। और आज बात करते हैं कैसे कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें एम्बिग्विटी यूज करके लोगों ने एक्चुअली ओवर अ लॉन्ग टर्म बहुत वैल्यू भी क्रिएट करी अपने लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, और उन्होंने इसको यूज करके अपने करियर्स को, अपने बिजनेस को बढ़ाया। तो 3 ऐसे एग्जाम्पल्स आज बात करते हैं और उन 3 एग्जाम्पल्स में फिर आई ट्राई टू गिव यू एज मच डिटेल एज आई कैन सो दैट आपको ये पता लगे कि नहीं, ओवर अ लॉन्ग टाइम टर्म जो है एम्बिग्विटी से बच के कुछ नहीं होता। अगर आप बचेंगे एम्बिग्विटी से तो आप ही पीछे रह जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो वो रिस्क ले लेगा, जो वो एम्बिग्यूअस सिचुएशन, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। तो सबसे पहला आईपॉड का लॉन्च। तो आईपॉड जो था 2000 में, जब आप अगर इफ यू गो बैक टू 90s, मोस्टली द डेकेड वाज ईदर अराउंड कैसेट्स। मैं छोटा था तो कैसेट्स यूज करते थे लोग। और कैसेट्स का जो था मेजर इशू क्या था कि देयर वाज लिमिटेड स्टोरेज, और फिर आपको एक्चुअल जो टेप होता था उस पर रिकॉर्ड करनी पड़ती थी। तो अब रिकॉर्ड करने के बाद आप क्या करेंगे कि उसको 2 साइड रिकॉर्ड करा आपने, रिवाइंड करा, उसको बार बार रिवाइंड करना पड़ता था या फिर उसको बार बार उसकी साइड्स चेंज करनी पड़ती थी। तो then somebody came out with discs, right? And Sony Walkman came out. So Sony Walkman was huge, and 2000s में जब Sony Walkman आया तो लोगों ने सोचा कि this is it, this is pretty much it. यहाँ पे हम we have innovated in music industry and this will never there will be never anything else that will come out of this. But 2001 में जब आईपॉड आया तो बहुत लोगों का बैकलैश हुआ। और 2000s में जब आईपॉड आया तो सबसे पहला इशू ये था कि यार, जब हमारे पास डिस्क है, वॉकमैन है, वॉकमैन यूज कर रहे हैं लोग, why would I go to a device? Why would I go to a device that stores stuff? And then if I have to store digital music, तो digital music की जो consumption थी, उनके जो licenses थे, वो भी बहुत complicated थे कि कैसे लोग react करेंगे, क्यों लोग आपको digital music store करने देंगे, क्यों Apple को instead of जो production companies थी, T सीरीज है इंडिया में, और there are other ones in US, क्यों वो लोग अपने जो डिजिटल म्यूजिक के राइट्स हैं वो किसी और को, एप्पल से नेगोशिएट करके एप्पल को स्ट्रीम करने देंगे, क्यों ऐसा होगा? और ये जो एम्बिग्यूटी थी, इसकी वजह से देयर वाज मार्केट में बैकलैश था कि यार ये तो दिस इज अ रिडिकुलस डिवाइस, why would anybody let you make money out of their hard work? Basically that's what it was, right? क्योंकि सीडी तक तो ठीक था, सीडी तो कौन प्रोड्यूस कर रहा था? सीडी तो एक्चुअल जो कंपनी थी वही प्रोड्यूस कर रही थी, जो प्रोडक्शन कंपनीज थी जिन्होंने म्यूजिक बनवाया था। अब ये जो नया सिचुएशन थी, इसमें सीडीज तो वो तो कर ही नहीं रहे थे। अब तो बेसिकली एप्पल कह रहा था कि नहीं, हमारी स्टोरेज है, हम ही डाउनलोड करेंगे, एप्पल म्यूजिक से आप जाके डाउनलोड कर लेंगे और अपना जो आईपॉड है उसमें भर लेंगे म्यूजिक को। लेकिन लेकिन दे स्टक विद इट, राइट? तो the biggest things here were not necessarily the fact that you had an iPod. I mean, iPod was a great device, but the ambiguity here was around the business. It was around the fact that how will you negotiate a lot of this with um, ये जो म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनीज थी, कैसे उसको नेगोशिएट करेंगे, कैसे मार्केट को नेविगेट करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी इंजेन्युइटी थी एप्पल की कि दे स्टक विद इट, दे वर एबल टू नेगोशिएट दोज कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड देन दे वर एबल टू बेसिकली पुश थ्रू the idea कि यार you don't have to buy 15 different CDs. You can just come to Apple Music and Apple Music will be able to give you the music that you needed. तो ये जो आइडिया था ना,
this was very revolutionary, and it was also ambiguous situation where over a long period of time आप देखेंगे कि अब तो खैर iPods, once iPhone came, right, iPhone became the thing, but um, iPods were huge in 2000s. मतलब मेरे पास दो तीन टाइप के iPods थे, हर आदमी iPod लेके घूमता था. Such a cool device. And ultimately it became a big success and led to, I think in some cases it was a journey towards iPhone. So just an example of how people used ambiguity. The second big one that I know of is Netflix. Netflix जो है उसके भी the history of Netflix is very interesting. So a lot of people might not know कि Netflix was a competitor to something called Blockbuster. Blockbuster 2000 early 2000s late 90s में was one of the biggest companies that you could basically hire to build and ship to sorry, not build and ship. It was one of the biggest companies that rented CDs and DVDs. अब CDs and DVDs were huge back then. अब अगर आप CD और DVD लेना चाहते हैं तो अमेरिका में आपके पास एक ब्लॉकबस्टर स्टोर है, वहाँ आप जाएंगे, वहाँ से आप रेंट करेंगे और अपने घर ले जा लेंगे. आप मंथली रेंटल फी देते हैं और वो आप स्वैप कर सकते हैं, 3 या 4 DVDs एक बार में ले जा सकते हैं, whatever. नेटफ्लिक्स आता है 2000 में. नेटफ्लिक्स बोलता है कि यार ये तो सही है, आपको जाना पड़ रहा है, व्हाई डोंट आई एक्चुअली सेंड यू द डीवीडी ऑन योर होम, व्हाई डोंट यू गो ऑन द इंटरनेट, ask what you want, and I'll send it to you, and then you can post it back and I'll send you another one. तो basically they made it easier, क्योंकि अगर आपको ड्राइव नहीं करना पड़ा तो maybe it became easier like that कि यार we will take the ownership of shipping the DVD to you using mail and you can ship it back. The innovation happened later in 2000s when Netflix realized कि यार there is something going on with this whole internet digital revolution where devices are coming up where people might actually, similar to iPod, people might actually like to stream and not carry DVDs. Now streaming music took place earlier because speed of internet was lower. तो जो बैंडविड्थ थी म्यूजिक के लिए उतनी नहीं चाहिए थी, वीडियो के लिए बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए थी. इंटरनेट अभी भी इट वाज ग्रोइंग, डिवाइसेस वर एबल नॉट एबल टू हैंडल, डिवाइसेस भी और जो ब्रॉडबैंड थे. अब बैक बैक देन 2G भी था कि नहीं मुझे याद नहीं है, अभी 1G 2G बैंड चलते थे. तो आपके फ़ोन में इतना डेटा ही नहीं, एक बार में बैंडविड्थ ही नहीं थी कि आप ले सको, तो कहाँ से लाएंगे ना. तो but Netflix saw it coming. Netflix said, "नहीं, we are going to invest in a streaming um, website." Blockbuster laughed at the idea. Blockbuster was like, "This is useless." And this is the core of ambiguity. अभी आप 2000 से अभी रेट्रोस्पेक्टिवली 2024 में आपको कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आप बोलोगे हाँ ऑब्वियसली स्ट्रीमिंग इज बिग थिंग. आप अपने आप को 2007 में ले जाओ. iPod is not a thing. iPad is not a thing. Most people don't carry like smartphones. People carry phones. Nokia had one. Most people still are getting used to the idea of having a Mac. Internet is available, but in countries like India, it's not ubiquitous. Ab US mein internet is pretty much everybody has it, but the um, bandwidth is just enough, maybe, right, to stream just not 4K, but like 4K तो शायद तब था भी नहीं, बट लाइक बेसिक अमाउंट ऑफ वीडियो. अब इस समय इतनी एम्बिग्यूटी है मार्केट में कि आपको एक बेट लेनी है. आप कह रहे हो कि अब मैं क्या करूं, अपने बिजनेस कहाँ जाएगा. दो जगह जा सकता है. एक कंपनी कह रही है कि नहीं नहीं जैसा है वैसा ही रहेगा, विच मीन्स हमारे पास जो डीवीडीज का बिजनेस है वो ऐसा कैसा स्टैटिक रहेगा. डीवीडीज बिकेंगी, डीवीडीज आगे तक जाएंगी, डीवीडीज जो हैं दे विल पुश फर्दर. दूसरा बिजनेस कह रहा है कि नहीं यार, मार्केट में कुछ चेंज हो रहा है. आई डोंट नो व्हाट इट वुड लुक लाइक. आई एम नॉट श्योर वेयर वुड एंड अप, बट आई एम गोना टेक द leap and see if we can invest in tech that is streaming tech. And guess what happened? By 2014, 2015, everybody was streaming. People were moving into streaming. And even then, the next big thing you would see is
स्टूडियोज गॉट अपसेट, डिज्नी अपसेट हो गया, हुलू अपसेट हो गया, हुलू नहीं, फॉक्स अपसेट हो गया, 20th Century Fox, दे वाला कि यार ये क्या है, this is ridiculous, nobody will ever stop watching movies in big screen. And like you see, right, there has been a massive shift on OTT, massive shift towards YouTube, massive shift towards Netflix. तो ये इन हाइंडसाइट अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं यार, ये तो होना ही था, ये तो ऑब्वियसली सिचुएशन थी, बट नहीं थी। 2007 में नहीं थी, एम्बिगुअस सिचुएशन थी। इसमें किसी ने तो एक लीप ऑफ फेथ ली थी, और उस लीप ऑफ फेथ की वजह से वो जो कंपनीज हैं उन्होंने बहुत वैल्यू ऐड करी अपने लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, दुनिया के लिए। तो ये दो एग्जाम्पल्स जो हैं ये आपको बता देनी चाहिए कि कितना इम्पोर्टेंट होता है आपको लाइफ में लीप ऑफ फेथ लेना, एम्बिगुअस सिचुएशन से डील करना। और ऐसा नहीं है कि सारी एम्बिगुअस सिचुएशंस विल पे ऑफ। नेटफ्लिक्स ने भी बहुत बेट्स ली हैं जो नहीं चली। गेमिंग, नेटफ्लिक्स गेमिंग हैज नॉट स्टिल you know taken off. There are other ones that they've done, right? They're still trying to figure out how to build better content than, like, for example, the more established HBOs of the world, and now everybody has their own streaming devices, streaming services. But still, the fact that doesn't go away is आपको तो एम्बिगुअस सिचुएशन से डील करना ही पड़ेगा, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी क्यों पीछे हटते हैं, क्यों पीछे हटते हैं वो रिस्क लेने से? वो रिस्क लीजिए, थोड़े थोड़े रिस्क लीजिए, बड़ा नहीं लेना, छोटा लीजिए, लेकिन लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे कोई और ले लेगा। वो जो कोई और लेगा वो आपका जो क्रेडिट था और आपकी जो अपॉर्चुनिटी थी वो सब ले लेगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आखिरी एपिसोड में बात करते हैं कैसे आप एम्बिगुअस सिचुएशन से बेटर डील कर सकते हैं। नमस्कार।